मैं हूं नीरज की शर्मा और एक बार फिर से मैं आपके सामने हूं एक और टॉपिक पर, इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर अपने इस लाइव सेशन के साथ, जैसे कि फार्मर प्रोटेस्ट, प्राइवेटाइजेशन एंड ऑल अदर्स। ऐसे लगभग हर गंभीर मुद्दे पर, कॉन्करेंट इशू पर हमने डिस्कस किया है। हमारा इन टॉपिक्स को डिस्कस करने का जो मोटिव है वो है कि जो प्रतियोगी हैं उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सके इन टॉपिक्स के बारे में, स्पेशली एनालिटिकल, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो सामान्य नहीं होती, मीन टू से जिसे आप आसानी से बुक्स में सर्च नहीं कर सकते। आज एक बार फिर से मैं आपके सामने हूँ एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के। आपको पता है पिछला कुछ समय प्रतियोगियों के लिए काफ़ी कठिन गुजरा है। जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उनके लिए पिछले कुछ वर्ष जो हैं वो सामान्य रूप से कठिन गुजरे हैं। काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद, लगभग 5 सालों के इंतज़ार के बाद यूपीएसआई उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर की भर्ती आई है। मेरा अंदाज़ा है कि बहुत सारे लोग इसका इंतज़ार करते करते ओवर एज भी हो चुके हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इन सभी प्रतियोगियों को एक चांस दिया जाए। इसके अलावा जो मेन पॉइंट है उसके लिए, जैसा मैंने कहा कि जो लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं, आज के क्राइटेरिया पर जो एग्ज़ाम देने के लायक हैं, सबसे पहले मैं उन्हें बधाई देना चाहूँगा। देखिए, पहले होता था कि जब जॉब मिल जाती थी तब बधाई दी जाती थी। विद द टाइम हम ऐसे दौर में आ पहुँचे हैं जहाँ केवल वैकेंसीज़ का आना ही बधाई का कारण बन जाता है। आप इसे व्यंग्य भी कह सकते हैं, सार्केज्म कह सकते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको उन लोगों को बधाई दे रहा हूँ जिन्हें मौका मिला है इस प्रतियोगिता में, यूपीएसआई की इस बड़ी भर्ती में, बहुत बड़ी भर्ती में पार्टिसिपेट करने का, भाग लेने का। निश्चित रूप से ये एक बड़ा चांस है। अक्सर आपने देखा होगा कि पीपल यूज टू कंप्लेन कि भर्ती नहीं आती है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन लोगों को अब चांस मिल रहा है उन लोगों के लिए ये एक कमाल का मौका है जो शायद उन्हें दोबारा अपनी एज के अंदर ना भी मिले। लेकिन जब हम कोई भी नई भर्ती आती है, वी टॉक अबाउट वैकेंसीज़, हम बात करते हैं वैकेंसीज़ की, लेकिन वैकेंसीज़ के साथ साथ हम उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जो करेंगे वो ये करेंगे कि क्या हम इस भर्ती के लिए, इस एग्ज़ाम के लिए तैयार हैं। आप देखेंगे कि अभी भर्तियाँ आई हैं, चारों तरफ बाजार सजेंगे। 2-2, 3-3 महीने में आपको यूपीएसआई में सिलेक्शन का वादा भी किया जाएगा, और भी ऐसे ऐसे प्रोमिसेस आप देखने को मिलेंगे आपको जो शायद आपने कभी भी ना देखे हों। आज धंधा है पर गंदा है। मैं आज अपने इस लाइव सेशन में आपका ध्यान कुछ ऐसे ही टॉपिक्स की तरफ खींचूंगा जिन टॉपिक्स पर अगर आप ध्यान देते हैं तो वाकई में आप इस एग्ज़ाम को पास कर पाएँ। कुछ चीज़ें और भी बताना चाहूँगा मैं कि मैं बहुत जल्दी ही इस के लिए कुछ लाइव सेशंस की श्रृंखला, फ्री लाइव सेशंस की एक सीरीज स्टार्ट करूँगा मेजर टॉपिक्स पर। इसके अलावा एक वीकली फ्री टेस्ट सीरीज भी मैं स्टार्ट करूँगा उन लोगों के लिए जो इसकी प्रिपरेशन नहीं कर पाते या जिनके पास फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं। उन सीरीज़ का जो उद्देश्य होगा वो आपको रियल टाइम एनालिसिस करने के लिए आपकी मदद करेगा कि एग्ज़ाम वाकई में कैसा आएगा। अभी आप देखेंगे कि चारों तरफ वादे किए जाएंगे, झूठे वादे, जल्दी से एसआई बनाने के, 3 महीने में आपको बहुत कुछ कराने के। लेकिन जैसा कि मैं अपने पिछले सारे लाइव सेशंस में कहता चला आ रहा हूँ, माइंड दिस थिंग, कोई चमत्कार होने नहीं जा रहा है। कोई भी, जितनी वैकेंसीज हैं उतने लोग बनेंगे, लेकिन बनेंगे वही जो लोग पहले से तैयार हैं। बहुत कम ही ऐसे प्रतियोगी होंगे जो लास्ट टाइम पर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे और एग्ज़ाम को पास कर पाएंगे। आप देखेंगे कि लगभग सारे एग्ज़ाम्स में, जो एग्ज़ाम्स आजकल हो रहे हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स में आप एक कॉमन बात देख रहे होंगे कि जो लोग काफ़ी लंबे समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिर्फ वही सफलता के झंडे गाड़ पा रहे हैं। ऐसा कोई चमत्कार नहीं होने वाला है जिसमें आप 2 या 3 महीने में इस पूरे सिलेबस को कवर अप करेंगे
ज़बरदस्त तरीके से और मेरिट में भी अपना जो स्थान है, अपना जो प्लेस है वो सुरक्षित कर पाएंगे। इस बात की संभावना बहुत कम रहेगी। हालांकि कुछ लोग एग्जेप्शनल भी होते हैं और उन लोगों पर ये नियम लागू नहीं होगा। यूपीएसआई आपके सामने है, 1 अप्रैल से फॉर्म भरे जाएंगे। लगभग 2 से 3 महीने का आपको एग्जाम्स के लिए टाइम भी मिलेगा। इस दौरान कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर अगर हम वाकई में काम करें, ध्यान दें, तो हमें सक्सेस मिलेगी। जैसे सबसे पहला पॉइंट है कि हम इसकी प्रिपरेशन किस तरीके से करें, सब्जेक्ट वाइज जो प्रिपरेशन है वो किस तरीके से करें। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट क्या होता है कि उस सिलेबस को देखते हैं, दे नेवर बिलीव इन ऑल राउंड स्टडीज। मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द कोचिंग्स दे बिलीव इन सेलेक्टिव स्टडी। ये सेलेक्टिव स्टडी जो है वो 3 महीने के लिए कराई जाएगी, 2 महीने के लिए कराई जाएगी, लेकिन आप देखेंगे कि जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो सिलेक्शंस उन लोगों के हाथ में होंगे जो लोग थॉरो स्टडी कर रहे हैं। एक एक करके मैं सभी सब्जेक्ट्स को आपके सामने उठाऊंगा और हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम प्रिपरेशन करें कि हम पहली बार में ही इस परीक्षा को पास कर पाएँ। जैसा कि मैंने आपको कहा कि बहुत से लोग इसका इंतज़ार करते करते ओवरेज हो चुके हैं और अगली परीक्षा का इंतज़ार करते करते और बहुत से ओवरेज हो जाएंगे। हम बात करते हैं सबसे पहले मैथ्स और रीजनिंग की। अगर आप देखें कि सारे सब्जेक्ट्स में 4 सब्जेक्ट आपको मैनेज करने हैं इसके लिए, जनरल स्टडीज़, जीके जिसे कहा जाता है, हिंदी, इसके अलावा मैथ्स और रीजनिंग। अगर आप चारों सब्जेक्टों में देखेंगे तो सबसे जो इजी सब्जेक्ट है वो है मैथ्स। अगर आपने इसे 1-2 बार पहले कवर अप कर रखा है तो आप निश्चित रूप से ये मानिए कि आप सबसे ज़्यादा जो स्कोर करने वाले हैं वो मैथ्स में ही करने वाले हैं। मैथ्स की प्रिपरेशन के लिए मैं जरूर कहूँगा, आपको कुछ सजेशंस दूंगा। मेरा मानना है कि मैथ्स की प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले अपना जो मैथ्स का प्रिपरेशन लेवल है वो SSC CGL रखिएगा। आई रिपीट, अपना मैथ्स का प्रिपरेशन लेवल SSC CGL रखिएगा। याद रखिएगा, यूपीएसआई की परीक्षा 5 सालों बाद लगभग हो रही है और ये किसी भी स्थिति में आसान नहीं होने वाली है। अपना मैथ्स और रीजनिंग का जो लेवल है, प्रिपरेशन का लेवल, उसे कम से कम SSC CGL रखिएगा। आई रिपीट, SSC CGL। आप देखेंगे कि जब ऐसा टाइम आता है तो मार्केट में बुक्स की लाइन लग जाएगी, झड़ी लग जाती है। मार्केट में आप बहुत से ऐसे बुक्स देखेंगे जो मैजिकल होने का दावा करती हैं, शॉर्ट ट्रिक्स कहने का दावा करती हैं, पर मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ ऐसे किसी भी झांसे में, ना तो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के और ना ही किसी बुक के पब्लिशर के झांसे में बिल्कुल नहीं आई है। मैथ्स कभी भी शॉर्ट ट्रिक बेस्ड नहीं हो सकता। आप कहेंगे हमने बहुत सारे ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स देखे हैं जिनके थ्रू लोग पास होते हैं या क्वेश्चंस पास करते हैं। मैं इस पॉइंट को जरा क्लियर करना चाहूंगा कि शॉर्ट ट्रिक्स का मायाजाल यानी मैट्रिक्स आखिर है क्या। शॉर्ट ट्रिक्स का जो मायाजाल है ये आपको हमेशा भटकाने वाला होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास मैथ्स में लगभग 30 चैप्टर्स आपको कवर अप करने होते हैं और 30 चैप्टर्स में एवरेज 10 to 15 टाइप 10 से 15 प्रकार के जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। जो 10 से 15 प्रकार के जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, इन प्रश्नों में आपको शॉर्ट ट्रिक्स का इस्तेमाल करना अगर किसी ने सिखाया है तो आप देखेंगे कि आपके पास कुल मिलाकर के लगभग 500 से 600 शॉर्ट ट्रिक्स का एक कलेक्शन हो जाता है। 500 से 600 शॉर्ट ट्रिक्स को याद करना आई डोंट थिंक इज पॉसिबल। एंड इफ यू आर डूइंग दिस, अगर आप डेलिबरेटली ऐसा कोशिश भी कर रहे हैं तो आप एग्जाम में रटंत विद्या के शिकार होने वाले हैं। रटंत विद्या के शिकार से अर्थ होता है कि आप एग्जाम में जा कर के भूल जाएंगे कि आपको कौन कौन सी ट्रिक्स किस पर्पस के लिए यूज़ करनी थी। एक और भी पॉइंट जो कहूँगा मैं इसमें वो ये है कि अगर आपने इतनी शॉर्ट ट्रिक्स को याद करना है तो आप बिलीव करिए आपका मैथ्स हिस्ट्री और ज्योग्राफी बन जाएगा, इतिहास और भूगोल बन जाएगा, जहाँ पर आप इतनी शॉर्ट ट्रिक्स को ना रिकॉल कर पाएंगे एग्जाम के टाइम पे। दूसरा, शॉर्ट ट्रिक्स के साथ सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि शॉर्ट ट्रिक्स जो होती हैं
वो हमेशा क्वेश्चन के टाइप में जरा सा चेंज होते ही फ्लॉप हो जाती है। इसीलिए ऐसे किसी भी दावे झांसे में बिल्कुल आपको नहीं आना है। शायद हो सकता है आज आपको मेरी बात पे विश्वास ना हो, बट जब आप एग्जाम्स देके आएंगे, एग्जाम्स के जब रिजल्ट्स को देखेंगे, तो आपको निश्चित रूप से मेरी बातें 100% सत्य लगेंगी। दूसरा, शॉर्ट ट्रिक्स आखिर फिर कहाँ से आती है? आखिर शॉर्ट ट्रिक्स आपके खुद के माइंड में आती है। अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है, अगर आप क्वेश्चंस को पढ़ पाते हैं अच्छे तरीके से, जल्दी से समझ पाते हैं, क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है, तो कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन को सॉल्व करने के कुछ ही समय बाद आप खुद भी अपने तरीके से इन क्वेश्चंस की शॉर्ट ट्रिक्स को डेवलप कर सकते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। लास्ट 6 से 7 सालों के अगर आप पेपरों को उठा के देखें, तो एवरी टाइम आप देखिए कि आंसर इज नॉट चेंजिंग, एवरी टाइम क्वेश्चन इज चेंजिंग। तरीका वही है, सोल्यूशन वही है, बट एवरी टाइम लैंग्वेज इज चेंजिंग, क्वेश्चन इज चेंजिंग। और मोस्टली लोग जो इन शॉर्ट ट्रिक्स के नाम पर, एक झूठे वादे के नाम पर जो आगे बढ़े होते हैं, उन लोगों को इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, उनको इस समस्या का सामना बुरे तरीके से करना पड़ता है। अल से एक और बात, जैसे मैंने कहा कि शॉर्ट ट्रिक याद मत करिए, शॉर्ट ट्रिक बनाइए। डू नॉट कॉपी अदर्स। आप किसी और के माइंड को नहीं पढ़ सकते कि उसने किस तरीके से किया है इसको, इसीलिए आप कॉन्सेप्ट पे काम करिए, थॉरो स्टडी पे काम करिए। अगर आप थॉरो स्टडी पे काम कर रहे हैं तो आप अपने शॉर्ट ट्रिक्स खुद बनाने लग जाएंगे। उसके लिए आपको किसी भी मैजिकल बुक की या किसी चमत्कारी कोचिंग की ज़रूरत बिल्कुल नहीं रहेगी। दूसरे पार्ट की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ अपना, वो है रीजनिंग। जैसे कि रीजनिंग आप इतना तो बेसिक लगभग सभी जानते ही हैं कि रीजनिंग इज नॉट फॉर्मूला बेस्ड। रीजनिंग बिल्कुल भी फॉर्मूला बेस्ड नहीं होता। रीजनिंग को पास करने का सिर्फ एक ही मंत्र होता है, एंड दैट मंत्र इज जस्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आप रीजनिंग की जितनी प्रैक्टिस कर सकें, खासतौर पे कुछ डिफिकल्ट चैप्टर्स जिन्हें मैं अपने अगले लाइव सेशंस में बताऊंगा, जो आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाले हैं। यूपीएसआई में कौन कौन से वो चैप्टर्स हैं और कौन कौन से टाइप के वो मेजर क्वेश्चंस हैं जो आपको सक्सेस दिलाएंगे, उन क्वेश्चंस पर ही आपको, उन चैप्टर्स पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। बट स्टैंडर्ड प्रैक्टिस रिक्वायर्ड। ये नहीं कि मार्केट से कोई भी उल्टी सीधी आपने प्रैक्टिस सेट ले लिया, या कहीं से बाजार में से ऑनलाइन गूगल पे से कुछ इजी क्वेश्चंस उठाए, और या फिर किसी टीचर ने आपको इजी क्वेश्चंस करा के आपको रियलाइज़ किया कि आप बहुत कॉम्प्लेसेंट हो गए हैं अपने बारे में, तो ऐसे केस में सक्सेस आपसे दूर चली जाएगी। और जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, चांस आपके पास बहुत कम है, सीमित है, मुश्किलों से आपको मौका मिला है। और ऐसी स्थिति में आई डोंट थिंक कोई भी समझदार व्यक्ति किसी भी टाइप का रिस्क यहाँ पर लेना चाहेगा। थर्ड पॉइंट जिसकी तरफ मैं बढ़ूंगा, वो थर्ड पॉइंट है हिंदी। इस एग्जाम में हिंदी और जीएस वो गेम चेंजर साबित होंगे। हिंदी और जीएस के बारे में कहूँगा कि आपकी हिंदी और जीएस का जो लेवल होना चाहिए, इट मस्ट बी पीसीएस लेवल। आपको हिंदी और जीएस पीसीएस लेवल की तैयार करनी है। मार्केट में आप देखिए, पिछले कुछ वर्षों के पेपरों को उठा के देखिए, किसी भी एग्जाम में जो आ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि हिंदी और जीएस किताबों से नहीं आ रही है। आप देखेंगे नियरली 20%, 20% तक जो प्रश्न हैं वही किताबों में से आते हैं। इस एग्जाम में अगर आप देखें तो एक और बात की तरफ मैं आपका ध्यान खींचूंगा कि आप देखेंगे कि हिंदी में आने वाले मोस्टली क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स जो उनके आते हैं वो बुकिश एग्जाम्पल नहीं होते, किताबी एग्जाम्पल नहीं होते। जबकि हम अपनी बुक्स, जो मार्केट में बुक्स आती है उनको, या टीचर्स ने जो जनरल एग्जाम्पल्स हमको दे रखे होते हैं, जो किताबों से उठा के या ऑनलाइन से उठा करके जो एग्जाम्पल्स दे रखे होते हैं, हम उन्हीं से प्रिपेयर करते हैं। आप देखेंगे समास में ऐसे शब्द पूछे जाते हैं जो आपने कभी सुने नहीं होते। रस में ऐसे एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं जो आपकी किसी भी 2-3 किताबें जो आपने कलेक्ट की होती हैं उनमें वो देखने को भी नहीं मिलते। क्योंकि किताबों में क्वेश्चन एग्जाम में आने के बाद आते हैं, एग्जाम में आने के पहले नहीं। मेरे शब्द को ध्यान सुन लीजिएगा, ये कोई बिफूलिंग एक्ट नहीं है। एग्जाम किताबों में मोस्टली क्वेश्चंस, अब आई थिंक 90% तक जो क्वेश्चंस किताबों में होते हैं वो एक बार एग्जाम में आने के बाद आते हैं, एग्जाम में आने से पहले नहीं। इसीलिए चाहे वो रस हो, छंद हो, अलंकार हो, ग्रामर, इन शब्दों का, इन एग्जाम्पल्स का आपको जो कलेक्शन बनाना है वो ऑर्डिनरी नहीं होना चाहिए।
अगर आपने सोचा है कि आपने कुछ 2 या 3 किताबों से उनको उठाया और सोचा, तो आई थिंक एग्जाम में आपको एक झटका लग सकता है। हिंदी की प्रिपरेशन के लिए कहूँगा मैं, हिंदी को आप जैसे मैंने कहा कि पीसीएस लेवल पर कम से कम तैयार करिए, जिससे कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपीएसआई जैसे एग्जाम में सफलता मिले। हिंदी में स्पेशलिटी की तरफ भागिए, कुछ ऐसा सर्च करिए जो सामान्य नहीं है, कुछ ऐसा पढ़िए जो आपकी बुक्स में नहीं है, कुछ ऐसा देखिए, सर्च करिए, उस पर कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। ये कोई 10+2 या 10th का एग्जाम नहीं है जिसमें आप एक डेफिनेशन और कोई भी 2 एग्जाम्पल्स लिखाएंगे एंड यू विल गेट 2 और 3 मार्क्स, आपको 2 से 3 मार्क्स मिल जाएंगे। ये कंपटीशन है, यहाँ आपको कट ऑफ को भी देखना है, यहाँ आपको कुछ ऐसा प्रिपरेशन करना है जो आपको आपके साथियों से आगे निकाल सके, कुछ ऐसा प्रिपरेशन करना है जो आपको सक्सेसफुल बना सके, कुछ ऐसा प्रिपरेशन करना है जो आपको सफलता दिला सके, आपकी सफलता को सुनिश्चित कर सके। एक और पॉइंट की तरफ बात करूंगा मैं, जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज के बारे में एक जनरल परसेप्शन है स्टूडेंट्स में, ये लास्ट में पढ़ने की चीज़ है, लास्ट में पढ़ने की चीज़ है, लास्ट में पढ़ने की नहीं है। जनरल स्टडीज़ के बारे में जो लोग सफल लोग हैं उनका मानना है कि जनरल स्टडीज़ इज़ अ साइलेंट किलर, ये एक साइलेंट किलर है जनरल स्टडीज़। आप जनरल स्टडीज़ को हल्के में नहीं ले सकते। आप मैथ्स के बारे में श्योर हो सकते हैं 3 या 4 राउंड 3-4 किताबों को करने के बाद, रीजनिंग के बारे में श्योर हो सकते हैं, बट हिंदी और जनरल स्टडीज़ के बारे में आप 10 किताबें पढ़कर भी अपने आप को श्योर नहीं कर सकते कि जो एग्जाम में आपसे पूछा जाने वाला है वो आपको पहले से आता है या आपका वेल प्रिपेयर्ड है। मैं कहूँगा जीएस की प्रिपरेशन पे करंट अफेयर्स को एवरग्रीन के साथ जोड़कर तैयार किया जाए, करंट अफेयर्स को एवरग्रीन डाटा के साथ जोड़कर तैयार किया जाए। करंट अफेयर की स्टडीज़ जो होनी चाहिए वो एनालिटिकल होनी चाहिए, विश्लेषण के आधार पर होनी चाहिए, थॉरो होने चाहिए। इसके लिए आप पिछले 3-4 सालों के पीसीएस के कुछ पेपरों का स्टडी करिए और उसके अकॉर्डिंग अपनी जनरल स्टडीज़ की स्ट्रेटजी बनाइए। सामान्य ज्ञान की जो स्ट्रेटजी है वो आपकी इसी तरीके से होनी चाहिए। अगर आपने यहाँ पे जरा भी लापरवाही की तो आप देखेंगे कि मोस्टली स्टूडेंट जो काफ़ी समय से पढ़ रहे हैं उन लोगों का जो सबसे ज़्यादा, जैसे हिंदी में कहा जाता है बंटाधार, जो किया है वो जनरल स्टडीज़ नहीं किया है लास्ट कुछ एग्जाम्स में। इसके अलावा जो लोग नॉन इंजीनियरिंग और दूसरी बैकग्राउंड से आते हैं उन लोगों के लिए तो जीएस और हिंदी वाकई में एग्ज़ाम क्वालिफायर साबित होने वाली हैं, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग में आप जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आने वाले लोग हैं उनको किसी भी हालत में डिफीट नहीं कर सकते, बट जनरल स्टडीज़ और हिंदी में आप ऐसा शायद कर सकते हैं। इसलिए आपके लिए जीएस और हिंदी इस एग्ज़ाम में पास होने का मूल मंत्र साबित होने वाली हैं। ये वो साबित होने वाली हैं जिनके दम पर आप अगले आने वाले कुछ समय में पुलिस सब इंस्पेक्टर की वर्दी पहने हुए नजर आएंगे। कुछ और स्पेशल पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो स्पेशल पॉइंट्स और भी हैं कुछ में, जैसे इस समय पुलिस से रिलेटेड लॉ, ह्यूमन राइट लॉज, इसके अलावा आईपीसी, सीआरपीसी, पुलिस मैनुअल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान, और हाल फिलहाल में पिछले कुछ वर्षों में जो एंटी टेररिज्म लॉ आए हैं इन सब को आपको तैयार करना होगा, इन सब की आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ये इनसे रिलेटेड कई क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे और ये मेरिट बनाने और आपको मेरिट से बाहर निकालने में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। आज मैं आपको बता रहा था कि किस तरीके से आप इसकी तैयारी करें। आगे भी मैं लगातार एक एक सेशन को लेकर के आपके सामने आता रहूँगा कुछ सैंपल्स के साथ कि कैसे आपको आईपीसी तैयार करना है, कैसे सीआरपीसी तैयार करना है, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को तैयार करना है, और भी ऐसा कुछ मैं आपके सामने लगातार अभी लेकर के आता रहूँगा। लेकिन जैसा मैंने कहा मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, आप अपनी प्रिपरेशन को रेगुलर रखिए, उसमें किसी भी हालत में कोई ब्रेक नहीं आना चाहिए। मोरल कॉन्फिडेंस को हाई रखिए, बिलीव करिए अपनी क्षमताओं में, अपने आप में। किसी भी किस्म के धोखे या झूठ मीठी बातों से अपने आप को दूर रखिए।